हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे एएस कोचिंग सेंटर में। होम साइंस के अ, होम साइंस के क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन कुछ दिनों से डाले जा रहे हैं। आप सबके डिमांड पे आज भी कुछ क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाए गए हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब मुझे मोटिवेट करता है, तो मुझे मोटिवेट करते रहिए ताकि मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाती रहूँ। इस क्वेश्चन में जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो सारे डाले गए। आप जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, आपका सब्जेक्ट होम साइंस है, तो ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। चाहे आप मैट्रिक, इंटर, नाइन्थ टेंथ, ग्रेजुएशन, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, लैब असिस्टेंट, जिस भी चीज़ की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ये आप सब के लिए इम्पोर्टेंट है। कुछ आते हैं हम अपने क्वेश्चन पे। गृह विज्ञान का रोजगार के लिए क्या उपयोग है? अक्सर हमारे जो हम ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछा जाता है, या फिर हम मैट्रिक, इंटर, टेंथ या फिर ग्रेजुएशन में जाते हैं तो इसे विस्तार रूप में भी पूछा जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि गृह विज्ञान रोजगार में क्या उपयोग है, हमारे टीजीटी में भी पूछा जाता है, एलटी, पीजीटी सब में पूछा जाता है। तो देखते हैं कि गृह विज्ञान का रोजगार में क्या उपयोग है। तो गृह विज्ञान का रोजगार में निम्नलिखित उपयोग है। प्रिंटिंग खोलकर गृह विज्ञान में सिखाए गए सिद्धांतों, नियमों तथा विधियों का प्रयोग करने पर ब्लॉक प्रिंटिंग तथा बंधेज खोलकर आर्थिक लाभ प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है शिशुगृह, क्रैच खोलकर शिशुगृह खोलने की विधि, आवश्यक सामान तथा कार्यक्रमों की जानकारी होने से शिशुगृह खोला जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण करके। हम जब ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है ना, तो इसी में से दे देता है कि साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण करके, और 3 ऑप्शन कुछ और दे देगा, बोलेगा कि हम इसमें से कौन सा सही है। तो ये सारे पॉइंट को हम ध्यान से देखेंगे। साबुन तथा अपमार्जक का निर्माण करके महिलाएं व्यवस्थित तथा बुद्धिपूर्ण ढंग से संगठित होकर यह कार्य धनोपार्जन के लिए कर सकती हैं। नेक्स्ट है संरक्षण संबंधी व्यवसाय करके, जैसे कि महिलाएं जैम, जेली, अचार, मुरब्बा आदि बनाकर तथा उसको डिब्बाबंदी करके बेचकर आर्थिक स्थिति सुधार कर धनोपार्जन कर सकती हैं। इसके अतिरिक्त पापड़, बड़िया आदि बनाकर उसे पैक करके बेच सकती हैं। नेक्स्ट है वस्त्र सिलाई, बुटीक खोल के भी कर सकती हैं। जैसे आधुनिकतम वस्त्रों की डिजाइन की जानकारी होने से विभिन्न प्रकार के वस्त्रों की सिलाई कर धनोपार्जन कर सकती है। साथ ही कढ़ाई कर, स्वेटर बुनाई कर, पुस्तकों में जिल्द बांधकर, कागज के फूल पत्ती बनाकर, कपड़ों पर विभिन्न प्रकार की रंगाई कर धन प्राप्त किया जा सकता है। नेक्स्ट है कि ड्राइंग तथा ड्राइंग क्लीन खोलकर भी कर सकती हैं। महिलाएं गृह विज्ञान अध्ययन कर विभिन्न प्रकार के कपड़ों की धुलाई के साथ साथ सूखी धुलाई करके धनोपार्जन कर सकती हैं। प्रशिक्षण कक्षाएं चलाकर गृह विज्ञान के उप विषयों का पर्याप्त ज्ञान प्राप्त कर महिलाएं प्रशिक्षण कक्षाएं खोलकर तथा उसे कुशलतापूर्वक चलाकर धनोपार्जन करती हैं। जैसे कि कुकरी कक्षाएं, स्टिचिंग कक्षाएं, संरक्षण तथा डिब्बाबंदी कक्षाएं, साथ ही सिलाई कक्षाएं आदि। नेक्स्ट है लघु उद्योग स्थापित करके, गृह विज्ञान के अध्ययन द्वारा महिलाएं लघु उद्योग भी स्थापित कर धनोपार्जन कर सकती हैं। जैसे कपड़े की बुनाई, दरी एवं कालीन बुनाई, मोमबत्ती बनाना इत्यादि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विकास के विभिन्न क्षेत्र में गृह विज्ञान का क्या योगदान उपयोगिताएं हैं, वर्णन करें। तो क्या है ये देख लेते हैं हम। पारिवारिक स्तर के उत्थान में गृह विज्ञान की शिक्षा प्राप्ति लड़कियां जिन घरों में रहती हैं उन्हें अपने सुझावों द्वारा लाभान्वित करती हैं। गृह विज्ञान की छात्राएं रेडियो एवं टीवी कार्यक्रमों के माध्यम से पत्र पत्रिकाएं लिखकर जनजीवन को पारिवारिक स्तर को ऊंचा उठाने में सहायता प्रदान करती हैं। स्वास्थ्य के क्षेत्र में गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त लड़कियां स्वयं के परिवार के स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहती हैं। स्वच्छता, बच्चों को समय पर टीका लगवाना आदि कार्य कुशलता से कर लेती हैं। पोषण के क्षेत्र में
पोषण के क्षेत्र में गृह विज्ञान के अंतर्गत पोषण का ज्ञान प्राप्त कर लड़कियां कम खर्च में प्रत्येक आयु के लिए पोषक तत्वों युक्त आहार आयोजन कर लेती हैं। रोजगार के क्षेत्र में तो गृह विज्ञान स्नातक लड़कियां कृषि अनुसंधान, पशुपालन, डेयरी, प्रसार शिक्षा निर्देशालय, शिक्षण संस्थानों, पाक कला, सिलाई, हस्तशिल्प एवं स्वयं प्रशिक्षण केंद्र आरंभ करके धन अर्जित कर सकती हैं एवं दूसरों को रोजगार दे सकती हैं। नेक्स्ट है बाल शिक्षा एवं स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में गृह विज्ञान शिक्षा प्राप्त लड़कियां बच्चों के पठन पाठन में सहयोग देती हैं। ये लड़कियां स्त्रियों को शिक्षित कर रोजगार एवं नए अवसर प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि मासिक धर्म महामारी चक्र किसे कहते हैं, मासिक धर्म के दौरान क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को प्रजनन काल में प्रति 26 से 28 दिनों के बाद गर्भाशय से रक्त तथा श्लेष्मा का स्राव होता है। यह स्राव 3 या 4 दिनों तक लगातार होता है। इसे ही मासिक धर्म, ऋतुस्राव, रजोधर्म कहते हैं। यह प्रायः 13 से 14 वर्ष से 45 से 50 वर्ष की आयु तक प्रत्येक माह में होता है, परंतु गर्भावस्था में यह नहीं होता। 2 पीरियड्स के बीच का नियत समय मासिक चक्र कहलाता है। ये पूछ सकता है मासिक चक्र क्या कहलाता है। ऑब्जेक्टिव में भी मासिक धर्म के समय निम्नलिखित काम करना चाहिए। योनि के आसपास की उचित सफाई, हल्का व्यायाम, नैपकिन के नियमित समय अनुसार बदलाव, आराम करना, सही पौष्टिक भोजन करना आदि। मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को निम्नलिखित काम नहीं करना चाहिए। नैपकिन को लेकर किसी तरह की लापरवाही, खाना छोड़ना, अत्यधिक शारीरिक श्रम से बचना, बहुत तंग कपड़े नहीं पहनना, भारी व्यायाम, असुरक्षित यौन संबंध आदि। नेक्स्ट है ये एक चार्ट दिया गया है। आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से आप ज्वाइन हो सकते हैं, वहाँ आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। ये एक चार्ट है गृह प्रसव एवं अस्पताल प्रसव का तुलनात्मक विवरण है। देखते हैं क्या है। अब देखिए गृह प्रसव यहाँ दिया हुआ है, यहाँ अस्पताल का प्रसव दिया हुआ है। गृह प्रसव में प्रसव कराना कम खर्चीला होता है और अस्पताल में प्रसव कराना पर अधिक खर्चीला होता है। चिकित्सीय दृष्टि से घर पर प्रसव कराना और सुविधाजनक होता है। चिकित्सीय दृष्टि से अस्पताल में प्रसव कराना उत्तम होता है। नेक्स्ट है घर पे अनौपचारिक वातावरण रहता है और हॉस्पिटल में औपचारिक वातावरण रहता है। घर पर प्रसव कराने से बाहर ले जाने के लिए यातायात की समस्या नहीं रहती है, लेकिन अस्पताल में प्रसव कराने के लिए गर्भवती स्त्री को प्रसव केंद्र ले जाने के लिए यातायात की समस्या हो सकती है। नेक्स्ट है घर पर प्रसव कराने से जच्चा बच्चा के साथ अनहोनी होने की समस्या रहती है। अस्पताल में प्रसव कराने से जच्चा और बच्चा के साथ अनहोनी होने का खतरा कम होता है। नेक्स्ट है प्रसव प्रांत देखभाल के पहलू क्या है, देखते हैं क्या है। प्रसव उपरांत माता की देखभाल देख लेते हैं पहले। भोजन, प्रसव के बाद प्रसूता को संतुलित आहार देना आवश्यक हो जाता है। प्रसूता के भोजन में गर्म, तरल, बलवर्धक, सुपाच्य होना चाहिए। प्रसूता का भोजन, विश्राम एवं नींद। प्रसव के बाद उसके गर्भ संबंधी अंगों में परिवर्तन आ जाता है, उसे स्वाभाविक स्थिति में आने में काफ़ी समय लगता है, इसलिए विश्राम करना जरूरी है। प्रसूता को प्रसव कष्ट एवं थकान के बाद अच्छी नींद आती है। स्वच्छता एवं स्नान, प्रसव के बाद प्रसूता के जननांग पर सैनिटरी पैड लगा देना चाहिए। तेल मालिश के बाद प्रसूता को गर्म पानी में तौलिया भिगोकर उसके शरीर को पोंछ देना चाहिए। व्यायाम, प्रसव के बाद प्रसूता का शरीर बेडौल हो जाता है, उसे पूर्व की स्थिति में लाने के लिए हल्का व्यायाम करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमने देखा था माता की देखभाल, अब यहाँ देखेंगे नवजात की देखभाल। तो
नवजात में स्तनपान माता का दूध बच्चों को अनेक रोगों से बचाता है, तो नवजात को माता का दूध देना चाहिए, इसलिए बच्चे को जन्म के बाद स्तनपान कराना चाहिए। सेकंड है निद्रा स्वस्थ बच्चा 18 से 22 घंटे तक सोता रहता है, यह केवल भूख लगने तथा मल मूत्र त्याग से ही उठता है। अंगों की सफाई, बच्चों को प्रथम स्नान कराते समय उसके विभिन्न अंगों की सफाई पर ध्यान देना आवश्यक है, जैसे कि नाक, आँख, कान, गले की सफाई। टीकाकरण, शिशु के जन्म के कुछ घंटे बाद बीसीजी का टीका लगा देना चाहिए। नेक्स्ट है गर्भवती महिलाओं को के संतुलित आहार का आयोजन आप कैसे करेंगी। गर्भावस्था में मुख्यतः कौन से पौष्टिक तत्वों की आवश्यकता होती है उसका वर्णन करना है। देख लेते हैं हम यहाँ। तो यहाँ होगा गर्भवती महिलाओं के संतुलित आहार का आयोजन गर्भवती एवं भावी शिशु दोनों के स्वास्थ्य के पौष्टिक आहार का अधिक महत्व होता है। गर्भावस्था में भ्रूण निर्माण के कारण शरीर में तीव्र गति से कई परिवर्तन होते हैं। उपापचय क्रियाएं तीव्र गति से होने लगती है, जो पोषक तत्वों की आवश्यकता को बढ़ा देती है। गर्भावस्था में प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस एवं लौह लवण की अधिक आवश्यकता पड़ती है। जन्म के समय शिशु का भार 3 से 3.5 किलोग्राम के होने चाहिए। 3 से 3.2 किलोग्राम होने के लिए उसके शरीर में 500 ग्राम प्रोटीन, 30 ग्राम कैल्शियम, 14 ग्राम फास्फोरस और 0.4 ग्राम लवण तथा अन्य विटामिनों की विविध मात्रा होनी चाहिए। बच्चे का 3 केजी से ऊपर वेट होने के लिए ये सब होना चाहिए। गर्भकाल के 7वें, 8वें एवं 9वें महीने में शिशु का विकास अत्यंत तीव्र होता है। वह माँ के रक्त से प्रोटीन, कैल्शियम, फास्फोरस, लौह लवण, विटामिन एवं अन्य खनिज लवण अधिक मात्रा में शोषित करता है। भ्रूण उन्हीं 3 अंतिम महीने में अपने वजन का 10% भाग पोषक तत्वों से प्राप्त करता है। गर्भावस्था में विभिन्न पोषक तत्वों की आवश्यकता निम्नलिखित होती है: ऊर्जा, प्रोटीन, कैल्शियम, लौह लवण, आयोडीन, विटामिन ए, विटामिन बी और विटामिन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बाल्यावस्था में सामान्यतः कौन से रोग होते हैं और उसका वर्णन करना है। तो बाल्यावस्था में सामान्यतः निम्नलिखित रोग होते हैं: हैजा, गलसुआ, अतिखसरा, शीतला, पोलियो, सर्दी एवं खांसी, कान दर्द तथा कृमि रोग। अब ये हैजा देख लेते हैं। हैजा यह बैसिलस जीवाणु द्वारा फैलता है, जिसे विब्रियो कोमा नाम से जाना जाता है। यह संक्रमित जल, संक्रमित भोजन, दूध या पेय पदार्थों के कारण फैलता है। गर्मी तथा बरसात के दिनों में अधिक होता है। इसमें रोगी को उल्टी होती है, उल्टी, पेट दर्द, अधिक लगना, निर्जलीकरण हो जाता है। इससे बचने के लिए रोगी को अधिक मात्रा में तरल पदार्थ देना चाहिए। रोगी को व्यक्ति से अलग रखना चाहिए। जीवन रक्षक घोल का प्रयोग करना चाहिए। समय पर डॉक्टर को दिखाना चाहिए। जीवन रक्षक घोल ORS को बोलते हैं। गलसुआ है, यह एक संक्रामक रोग है जो सर्दियों में अधिक होता है। इस रोग में चेहरे पे सूजन आ जाती है। संक्रमित व्यक्ति के प्रत्यक्ष संपर्क तथा संक्रमित व्यक्ति के छींकने से रोग के विषाणुओं का संक्रमण हो जाता है। इस रोग में मुंह सूखने लगते हैं, कान में दर्द का अनुभव होने लगता है, लार ग्रंथियां बढ़ जाती हैं, कानों व गालों पर सूजन आ जाती है। इस रोग से बचने के लिए रोगी का मुंह नमक के पानी से साफ करें। गले में आराम लाने के लिए गर्रारे करें। नेक्स्ट है अतिसार संक्रमण के कारण पेट की आंतों की कार्य प्रणाली सामान्य नहीं रहती। यह प्रदूषण, जल संक्रामक दूध, थूक, संदूषित भोजन तथा स्वच्छ वातावरण से फैलता है। इस रोग में शौच पतला पानी की तरह पेट में दर्द, दस्त, निर्जलीकरण की स्थिति
मांसपेशियों में अकड़न, रोगी की नाड़ी धीमी व कमजोर हो जाती है। इस रोग को रोकथाम के लिए ORS का प्रयोग करें। इसमें अधिक जल तथा तरल का प्रयोग करें। खाद्य पदार्थों को मक्खियों से बचाना चाहिए तथा खाने की वस्तु को ढक कर रखना चाहिए। ताजे भोजन एवं पानी को उबाल कर इस्तेमाल करना चाहिए। खसरा यह विषाणु जनित रोग है। यह रोग दूषित वायु के माध्यम से फैलता है। रोगी के प्रत्यक्ष संपर्क में आने तथा नाक व गले के स्राव के संपर्क द्वारा होता है। इस रोग में सर्दी, खांसी, तीव्र ज्वर, शरीर में छोटे छोटे दाने निकल आते हैं। इस रोग से बचने के लिए रोगी के कमरे को साफ रखें, संक्रमित व्यक्ति से दूर रहें तथा पौष्टिक और संतुलित आहार दें। इसके अतिरिक्त बच्चों को शीतला, पोलियो, सर्दी, खांसी, कान दर्द तथा कृमि रोग हो जाते हैं। इसके बचाव के उपाय का पालन करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किशोरावस्था के लिए आहार आयोजन किस प्रकार करेंगी? एक आहार तालिका प्रस्तुत करना है। तो देखते हैं। किशोरावस्था तीव्र गति से वृद्धि और विकास की अवस्था है। यह अवस्था 12 वर्ष से प्रारंभ होती है। इस अवस्था में अधिक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। किशोरावस्था आहार आयोजन करते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए। ऊर्जा, प्रोटीन, लौह तत्व एवं कैल्शियम पोषक तत्व आदि की आवश्यकता होती है। अत्यधिक नहीं खाना चाहिए तथा व्यायाम आवश्यक है। पोषक तत्वों की आवश्यकता: कैलोरी 2660, प्रोटीन 63 ग्राम, वसा 22 ग्राम, कैल्शियम 500 ग्राम तथा लौह तत्व 30 मिलीग्राम, विटामिन ए और 6 मिलीग्राम, थायमिन 121 मिलीग्राम तथा विटामिन डी 140 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट है, आहार आवश्यकता: खाद्यान्न 350 ग्राम, दाल 70 ग्राम, हरी सब्जियां 150 ग्राम, अन्य सब्जियां 75 ग्राम, जड़ें या कंद 75 ग्राम, फल दूध 150 से 200 ग्राम, वसा, तेल, शक्कर, गुड़ 250 मिलीग्राम की आवश्यकता होती है। 250 से 50 मिलीग्राम तक की आवश्यकता होती है किशोरावस्था में। ये एक चार्ट दिया हुआ है, इसे मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप जाके वहाँ देख लीजिएगा। ये चार्ट है, क्या खाना चाहिए, कितना खाना चाहिए किशोरावस्था में, उनके लिए है। और ये आहार आयोजन करने के महत्व क्या है? आहार आयोजन के महत्व क्या है? तो परिवार के सभी सदस्यों को स्वस्थ रखने के लिए आहार का आयोजन आवश्यक है। आहार आयोजन के महत्व निम्न है, देख लेते हैं क्या है। श्रम, समय एवं ऊर्जा की बचत आहार आयोजन में बनाने के लिए इसकी योजना बना लेनी चाहिए। आवश्यकता अनुसार यह आयोजन दैनिक, साप्ताहिक, अर्धमासिक तथा मासिक बनाया जा सकता है। इससे श्रम तथा ऊर्जा की बचत होती है। आहार में विविधता एवं आकर्षण: आहार में सभी भोज्य वर्गों का समायोजन करने से आहार में विविधता तथा आकर्षण उत्पन्न होता है। साथ ही आहार पौष्टिक, संतुलित तथा स्वादिष्ट हो जाता है। बच्चों में अच्छी आदतों का विकास करना: चूँकि आहार में सभी खाद्य वर्गों का शामिल किया जाता है, इससे बच्चों को सभी भोज्य पदार्थ खाने की आदत पड़ जाती है। इससे ऐसा नहीं होता कि बच्चा विशेष भोज्य पदार्थों को पसंद करे तथा अन्य को नापसंद करे। नेक्स्ट है, निर्धारित बजट में संतुलित एवं रुचिकर भोजन आहार का आयोजन करते समय निर्धारित आय की राशि को परिवार की आहार आवश्यकताओं के लिए इस प्रकार वितरित किया जाता है जिससे प्रत्येक व्यक्ति की रुचि तथा अरुचि का भी ध्यान रखा जाता है और प्रत्येक व्यक्ति को संतुलित आहार भी प्रदान किया जाता है। आहार आयोजन के बिना कोई भी व्यक्ति कभी भी आहार ले सकता है, परंतु व्यक्ति को पौष्टिक आवश्यकताओं को पूरा करने में समर्थ नहीं हो सकता। आहार आयोजन के बिना परिवार की आय को आहार पर खर्च करने से बजट भी असंतुलित हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट एवं लास्ट क्वेश्चन है,
गृह विज्ञान का स्वरोजगार से, ये तो हमने देख रखा है। वीडियो आपको कैसी लगे, अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक, एक शेयर, एक सब्सक्राइब हमें मोटिवेट करता है, तो हमें मोटिवेट करते रहिए ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।